Hello and welcome. I'm Raj Roy and you're watching English with Raj Roy Soni. First of all, a big thank you to each and every one of you for watching my videos and supporting me. In our previous lecture, we have covered some important rules and concepts for pronoun winner detection, and today we are picking up from where we left off. So take out your notebooks again and get ready to note down every important point. चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को सेंटेंस नंबर 41 से. And 41 says, whomever comes late will not be allowed to mark his presence in the register. Whoever, whichever, whomever, इन्हें हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. Whoever सब्जेक्टिव केस जबकि whomever ऑब्जेक्टिव केस होता है. हमें ये मालूम है कि सेंटेंस की स्टार्ट हमें सब्जेक्ट से करनी होती है और बिल्कुल इसी तरह वर्ब से पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं. और इस सेंटेंस में हमने वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट लगाया है. हमने सेंटेंस की स्टार्ट ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन से की है. सो दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. तो हमारी जो एरर है वो पार्ट ए में एरर है. हमें सब्जेक्ट की नीड है ना कि ऑब्जेक्ट की नीड. तो इसीलिए हम लगाएंगे whoever comes late will not be allowed to mark his presence in the register. Statement number 42. He is reading the same novels which were recommended by the professor during the last semester. ये रूल मैं पिछले लेक्चर में कवर कर चुका हूँ जहाँ पर मैंने बताया था कि ऑल के साथ, नन के साथ, द सेम के बाद में आने वाली क्लॉज के साथ हम दैट का यूज करते हैं ना कि व्हिच का. तो इसी सेंटेंस में द सेम की हम पेयरिंग दैट से करेंगे ना कि व्हिच से. He is reading the same novels that were recommended by the professor during the last semester. Statement number 43. Thank God your family and you are safe. थैंक गॉड, खुदा का बहुत ज़्यादा शुक्र है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव काम हुआ है. और हमने प्रोनाउन के ऑर्डर को पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउन के ऑर्डर्स के लिए हम 2-3-1 एंड 1-2-3 रूल का यूज़ करते हैं. 2-3-1 रूल हम तब यूज़ करेंगे जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव मीनिंग देगा और नेगेटिव मीनिंग के लिए हम 1, 2 एंड 3 लगाएंगे. और चूंकि यहाँ पर सेंटेंस पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है तो हम यहाँ पर 2, 3 एंड 1 को रूल को प्रेफर करेंगे. थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हम नाउन को भी इंक्लूड करते हैं. तो यहाँ पर योर फैमिली यहाँ पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन में इंक्लूड होगा फैमिली वर्ड की वजह से. और यू यहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है. जबकि हमारा रूल ये कहता है कि जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो तो हम 2, 3 एंड 1 को यूज करेंगे. सो जो हमारी करेक्शन होगी वो पार्ट बी में होगी. थैंक गॉड यू एंड योर फैमिली आर सेफ. हम सबसे पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन और उसके बाद में थर्ड पर्सन प्रोनाउन को यूज करेंगे. Statement number 44. The principal and myself will address the students during the welcome ceremony of the new faculty. Myself, emphatic और reflexive pronoun हो सकते हैं. इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है. और will यहाँ पर एक verb है और verb से पहले हमें subject की नीड होती है. myself ज्यादातर object का काम करता है और verb से पहले हमें subject लगाना होता है. तो myself का subject यहाँ पर होगा I. The principal and I will address the students during the welcome ceremony of the new faculty. This will be the correct sentence. दूसरा अगर सेंटेंस का हम पहलू देखें 1, 2, 3 एंड 2, 3, 1 रूल को, तो यहाँ पर सेंटेंस की मीनिंग पॉजिटिव है और यहाँ पर हमें 2, 3 और 1 रूल को फॉलो करना है. चूंकि यहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू नहीं है और हमारे पास थर्ड और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो हमारा ऑर्डर बिल्कुल ठीक है. थर्ड पर्सन प्रोनाउन में इंक्लूड हो गया द प्रिंसिपल और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में माई सेल्फ, जिसको हमने आई में कन्वर्ट किया है क्योंकि माई सेल्फ से हम जुमले की स्टार्ट नहीं करते. स्टेटमेंट नंबर 45. वी प्रोमिस द कोच दैट वी वुड प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द फाइनल मैच. आवरसेल्फ स्पेलिंग गलत है और आवरसेल्फ जो होता है वो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन हो सकता है और इस जुमले के हिसाब से आवरसेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. आवरसेल्फ की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है उसमें हम सेल्स लगाते हैं ना कि सेल्फ. सेल्फ हम सिंगुलर के साथ जबकि सेल्फ हम प्लूरल के साथ लगाते हैं. जैसा कि अगर सिंगुलर होगा तो हम कहेंगे माई सेल्फ, यूर सेल्फ अगर सिंगुलर है तो. अगर हर सेल्फ कह सकते हैं. अगर यूर सेल्फ प्लूरल हो तो हम कहेंगे यूर सेल्फ. और इसी तरह वी जो हमारा होता है वो भी प्लूरल होता है तो हम उसके लिए अवर सेल्फ नहीं अवर सेल्फ कहते हैं. तो जो हमारी यहाँ पर एरर है वो पार्ट बी में एरर है और जो करेक्शन होगी वो ये होगी वी प्रोमिस द कोच दैट वी वुड प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द फाइनल मैच. Statement number 46. He sent all the furniture to Karachi that he said he had bought in Multan.
ग्रामर का बहुत ही प्रोनाउन का बेसिक जो रूल है वो ये है कि जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो एंटीसीडेंट को डिफाइन करता है। एंटीसीडेंट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन से बिल्कुल पहले आती है। और यहाँ पर हम देखें तो हमारा एंटीसीडेंट कराची है, और जो हमारी मीनिंग जो सेंटेंस की है वो क्या है, चलो वो देखते हैं। He sent all the furniture to Karachi. उसने सारा फर्नीचर कराची भेजा। That he said he had bought in मुल्तान, जो उसने मुल्तान में खरीदा था। उसने सारा फर्नीचर कराची भेजा जो उसने मुल्तान में खरीद किया था। सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। हम जब इसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो हमारा सेंटेंस हमें सही दिख रहा है, लेकिन हमें ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट आना चाहिए जिसको वो डिफाइन करता है। और यहाँ पर हमारा एंटीसीडेंट कराची है, और उसने मुल्तान में जो खरीद किया था वो क्या कराची था, क्योंकि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट को डिफाइन करता है और एंटीसीडेंट हमारा कराची है। तो यहाँ पर जो प्लेसमेंट है एंटीसीडेंट की वो गलत है, इसको हमें सही करना होगा। हमने कराची को मुल्तान में नहीं खरीदा है, हमने खरीदा है फर्नीचर को, और हमने फर्नीचर को कराची भेजा है। सो इसकी जो सही प्लेसमेंट होगी उसके हिसाब से सही सेंटेंस होगा इसका, ही सेंट टू कराची ऑल द फर्नीचर दैट ही सेड ही हैड बॉट इन मुल्तान। हमें रिलेटिव प्रोनाउन जो लगाना है उससे पहले ही हमें एंटीसीडेंट रखना होता है, क्योंकि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट को डिफाइन करता है। सेंटेंस नंबर 47। The manager allowed the guard to let Rahul and Rohan enter the conference room. This sentence is grammatically correct. इसमें no error है, लेकिन एक पॉइंट हमें जहन में रखनी चाहिए कि लेट एक वर्ब है, और वर्ब के बाद में हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना होता है। कभी कभार पेपर में ये एरर दे देते हैं कि लेट के बाद में एक नाउन और उसके बाद में सब्जेक्टिव प्रोनाउन दे देते हैं, और हम कंफ्यूज होकर नो एरर कर देते हैं। अगर सेंटेंस ये होता द मैनेजर अलाउड द गार्ड टू लेट राहुल एंड आई इंटर द कॉन्फ्रेंस रूम, तो ये सेंटेंस गलत होता, क्योंकि लेट एक वर्ब है और लेट के बाद में हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना होता है। तो मुझे वहां पर लगाना पड़ता द मैनेजर अलाउड द गार्ड टू लेट राहुल एंड मी इंटर द कॉन्फ्रेंस रूम। आई मुझे नहीं लिखना होता, मुझे मी लिखना होता, क्योंकि लेट के बाद में हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होता है। जैसा कि हम कहते हैं लेट्स प्ले, लेट्स प्ले जिस तरह कहते हैं, जैसे हम कहते हैं लेट मी हेल्प यू, सो लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। स्टेटमेंट नंबर 48। अवर डॉग पे लुक फियर्स बट दैट वुडंट हर्ट अ फ्लाई। बहुत ही कॉमन रूल है कि हम एनिमल्स को शो करने के लिए, एनिमल्स के नाम को रिप्लेस करने के लिए जो हम प्रोनाउन लगाते हैं वो इट होता है, ना कि दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर हम सेंटेंस को बहुत ही कॉमन वे में देखें, अगर सेंटेंस को मैं रिप्लेस करने के लिए अवर डॉग के जगह पर मैं ही लगा दूं तो फिर सेंटेंस कैसा रहेगा? ही मे लुक फियर्स बट दैट वुडंट हर्ट अ फ्लाई, या बट ही वुडंट हर्ट अ फ्लाई। मुझे यहाँ पर क्या लगाना है? मुझे यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को प्रेफर करना चाहिए या मुझे यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन को लगाना चाहिए? ऑब्वियसली पर्सनल प्रोनाउन बेहतर रहेगा। अवर डॉग मे लुक फियर्स बट इट वुडंट हर्ट अ फ्लाई। 49. Miss Seema praised Ali for his honesty and awarded him with her success. मिस सीमा ने अली को प्रेज किया उसकी ऑनेस्टी के लिए और उसे अवार्ड दिया अपनी सक्सेस के लिए। अब मिस सीमा ने प्रेज किया अली को क्योंकि अली ने ऑनेस्टी दिखाई है, अली को अवार्ड मिला है, और सक्सेस भी लाजमी बात है अली की होगी, मिस सीमा की नहीं होगी। अगर सक्सेस मिस सीमा की होती तो उसे अवार्ड मिलता, अगर सक्सेस अली की है तो अवार्ड भी अली को मिला है और सक्सेस भी अली की होगी। तो यहाँ पर जो एरर है वो पार्ट सी में एरर है। हमें यहाँ पर पॉसेसिव एडजेक्टिव जहाँ पर हमने हर लगाया है वहाँ पर हमें हिज लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस जो है वो मिस सीमा की नहीं अली की सक्सेस को रिप्रेजेंट किया गया है। सो मिस सीमा प्रेज्ड अली फॉर हिज ऑनेस्टी एंड अवार्डेड हिम विथ हिज सक्सेस। स्टेटमेंट नंबर 50। द रिटायर्ड सोल्जर प्राउडली इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ सन टू द चीफ गेस्ट। रिटायर्ड सोल्जर ने अपने सन को प्राउडली इंट्रोड्यूस करवाया। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, अवरसेल्फ, योरसेल्फ और योरसेल्फ के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते पॉसेसिव केस बनाने के लिए, क्योंकि ये सारे जो हैं हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इन्हें हम रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पर यूज करते हैं। पॉसेसिव के तौर पर हमें यूज करना हो तो हमें पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करना होता है या पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करना होता है। और इसी तरह रिटायर्ड सोल्जर ने अपने सन को जब इंट्रोड्यूस करवाया है तो यहाँ पर हम हिमसेल्फ नहीं लिखेंगे, हमें यहाँ पर नीड है पॉसेसिव की, और प्रोनाउन का जो पॉसेसिव बनाना है तो इसके लिए हम सब्जेक्ट को देखते हैं कि सब्जेक्ट मेल है या फीमेल है। यहाँ पर सब्जेक्ट सोल्जर एक मेल
सब्जेक्ट को शो कर रहा है, तो यहाँ पर हम ही को तस्लीम करेंगे और ही का जो पॉसेसिव बनेगा वो हिज बनेगा। सो करेक्शन इसकी होगी, द रिटायर्ड सोल्जर प्राउडली इंट्रोड्यूस्ड हिज सन टू द चीफ गेस्ट। सेंटेंस नंबर 51, इट इज नॉट दे हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंफ्यूजन क्रिएटेड ड्यूरिंग द फंक्शन। ये सेंटेंस आपको बिल्कुल ठीक लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इट के साथ हमने इसका इस्तेमाल किया है, विच इज करेक्ट। लेकिन बहुत ही कॉमन रूल है जो जहन में रखना है वो ये है कि हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन पिछले वर्ड को डिफाइन करता है, और यहाँ पर जो पिछला वर्ड है वो दे है, और जो आगे की स्टेटमेंट है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाली वो दे को डिफाइन कर रही है। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंफ्यूजन क्रिएटेड ड्यूरिंग द फंक्शन, कौन रेस्पॉन्सिबल है? दे आर रेस्पॉन्सिबल। और यहाँ पर हम दे के साथ इज नहीं, दे के साथ आर लगाएंगे, क्योंकि हम जो डिफाइन कर रहे हैं वो दे को डिफाइन कर रहे हैं, हम पिछले वर्ड को डिफाइन कर रहे हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो पिछला जो वर्ड आया है वो दे है, और दे को हम आगे डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम दे के साथ इज नहीं, दे के साथ हम आर लगाएंगे। सो द करेक्ट सेंटेंस इज, इट इज नॉट दे हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंफ्यूजन क्रिएटेड ड्यूरिंग द फंक्शन। स्टेटमेंट नंबर 52, द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। हमने पहले ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन को पढ़ रखे हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जैसा कि वन अनदर एंड ईच अदर, दो लोगों की बात हो रही हो, दो चीज़ों की बात हो रही है तो हम ईच अदर को जो है यूज़ करते हैं। अगर दो से ज़्यादा लोगों की बात हो रही हो तो हम वहाँ पर वन अनदर लगाते हैं। और यहाँ पर सेंटेंस दिखा रहा है कि यहाँ पर सिस्टर्स टू हैं, और टू सिस्टर्स ने एक दूसरे के ऊपर जब शाउट किया है तो यहाँ पर टू के लिए हम जो यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन लगाएंगे वो ईच अदर होगा, ना कि वन अनदर। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी द टू सिस्टर्स शाउटेड एट ईच अदर इन पब्लिक। स्टेटमेंट नंबर 53, द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। गरीब आदमी ने खुद को जहर दिया और अपने बच्चों को जहर दिया। अब गरीब आदमी ने अपने आप को जहर दिया है, जहर देने वाला भी वही है, जहर पीने वाला भी वही है, सब्जेक्ट भी वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है। और जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम रिफ्लेक्ट कर रहा हो तो वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस होगा, द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन। स्टेटमेंट नंबर 54, जॉन, आई एंड रुडोल्फ हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। यहाँ पर हमने जो है दो नाउन और एक प्रोनाउन लगाए हैं, और हमें जहन में रखना पड़ेगा रूल प्रोनाउन के ऑर्डर का। प्रोनाउन के ऑर्डर का रूल होता है 2 3 1 एंड 1 2 3। 1 2 3 नेगेटिव के लिए और 2 3 1 पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए। और जॉन ने, मैंने और डॉल्फ में हमारी स्टडीज जब कंप्लीट कर ली है तो हमने पॉजिटिव काम किया है, और यहाँ पर हमें 2 3 और 1 लगाना होगा। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू होता है, और यहाँ पर सेंटेंस में यू नहीं है, तो हमारे पास बचते हैं 3 एंड 1। 3 में हम नाउन्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, और 1 हमारा आई और वी होता है जबकि हमारे पास यहाँ पर आई मौजूद है। हम सबसे पहले थर्ड पर्सन प्रोनाउन को लगाएंगे जो यहाँ पर है जॉन, रुडोल्फ, और बाद में हम लगाएंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो यहाँ पर है आई। तो सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, जॉन, रुडोल्फ एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। स्टेटमेंट नंबर 55, all the books on the shelf are interesting, so I decided to buy all of it. सारी शेल्फ पे जो बुक पड़ी थी वो सारी की सारी इंटरेस्टिंग थी, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सारी की सारी खरीद लूंगा। यहाँ पर all लगा हुआ है, all का मतलब यहाँ पर प्लूरल है, all the books। हमने पहले ये पढ़ा था कि all के बाद में आने वाला वर्ड डिसाइड करता है कि all सिंगुलर है या और प्लूरल है। यहाँ पर all प्लूरल है क्योंकि बुक्स यहाँ पर प्लूरल वर्ड है। ऑल द बुक्स, सारी की सारी किताबें इंटरेस्टिंग थी, तो मैंने फैसला किया कि मैं सारी की सारी खरीद करूंगा। जब यहाँ पर बुक्स प्लूरल है तो उसके लिए हमें प्रोनाउन जो लगाना पड़ेगा वो भी प्लूरल होगा, और यहाँ पर हमने मिस्टेक ये की है कि हमने सी पार्ट में इट लगाया है। सो हमारा यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस होगा, ऑल द बुक्स ऑन द शेल्फ वर इंटरेस्टिंग सो आई डिसाइडेड टू बाय ऑल ऑफ देम। हम प्लूरल प्रोनाउन जो लगाते हैं वो देम होता है, ना कि इट। नंबर 56, बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस। दोनों चार्जेस को झुटलाएंगे नहीं। ओके, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लग रही है, ग्रामर के हिसाब से सेंटेंस हमें ठीक लग रहा है, लेकिन हमें ये रूल जहन में रखना चाहिए कि बोथ का इस्तेमाल हम नेगेटिव सेंस में नहीं करते। बोथ का इस्तेमाल हम नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं करते।
अगर हम बोथ का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर हम वहाँ पर क्या लगाएंगे? यहाँ पर बात 2 आउट ऑफ 2 की हो रही है, ठीक है। और हमारे पास ये दिखाया जा रहा है कि 2 लोग हैं और दोनों में से कोई भी चार्जेस को रिफ्यूट नहीं करेंगे। तो हमारे पास कौन सा ऐसा प्रोनाउन है जो 0 आउट ऑफ 2 की बात करे? वो हमारे पास है नीदर। नीदर ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस। अगर जब हमने नीदर लगा दिया है तो नीदर नेगेटिव मीनिंग दे रहा है पहले से, और नीदर के बाद में हमने डबल नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा दिया है तो वो गलत हो गया है। तो हमें नॉट को ड्रॉप करना होगा, डिस्कार्ड करना होगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा नीदर ऑफ देम विल रिफ्यूट द चार्जेस। उन दोनों में से कोई भी चार्जेस को रिफ्यूट नहीं करेगा। नाउ दिस इज करेक्ट सेंटेंस। जहन में रखना कि बोथ का इस्तेमाल हम पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए करते हैं, नेगेटिव के लिए नहीं करते। अगर सेंटेंस होता हमारा बोथ ऑफ देम रिफ्यूट द चार्जेस तो वो सही होता, वो गलत नहीं होता, वो ग्रामेटिकली करेक्ट होता, क्योंकि बोथ का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है लेकिन नेगेटिव में नहीं होता। Statement number 57. The teacher could not decide who of the students should represent the class in the competition. हम who और whom का यूज करते हैं इंसानों को दिखाने के लिए, लेकिन जब हमें इंसानों के बीच में सिलेक्शन और चॉइस दिखानी हो तो हम वहां पर who के बजाय which का यूज करते हैं। तो सेंटेंस में पार्ट बी में करेक्शन होगी, द टीचर कुड नॉट डिसाइड which of the students should represent the class in the competition. Statement number 58. Tourists usually choose hotels which rooms offer a clear view of the mountains. Tourists उन hotels को प्रेफर करते हैं जिनके रूम्स क्लियर व्यू देते हैं माउंटेन्स के। हमें ये पता है कि जो हमारा लेटर प्रोनाउन है वो एंटीसीडेंट से लिंक करता है। यहाँ पर हमारा एंटीसीडेंट होटल्स है और हमारा लेटर प्रोनाउन विच है। होटल्स क्योंकि एक नॉन लिविंग थिंग को डिनोट कर रहा है, ठीक है, किसी इंसान का नाम नहीं है, तो वहां पर हु और हुम तो हम लगा नहीं सकते, तो हमने यहाँ पर विच लगाया है। लेकिन जब हम सेंटेंस की मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें पॉजिटिव केस की जरूरत है, हमें यहाँ पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की नीड नहीं है। Tourists usually choose hotels which rooms offer a clear view of the mountains. यहाँ पर which में एरर है, पार्ट बी which में एरर है, हमें यहाँ पर पॉजिटिव केस की नीड है, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव केस जो कि which, who और whom का पॉजिटिव केस whose है, हम वो यहाँ पर लगाएंगे। Tourists usually choose hotels whose rooms offer a clear view of the mountains. Statement number 59. Was it her who submitted the final report before the deadline? हमने ये पहले ही पढ़ लिया है कि बी वर्ब के बाद हमें सब्जेक्टिव केस की नीड होती है, क्योंकि यहाँ पर वोज जो यहाँ पर लगा पड़ा है वो बी वर्ब है, तो बी वर्ब के बाद में हमें सब्जेक्टिव केस लगाना होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था इट इज मी ना होके इट इज आई होता है, इसीलिए यहाँ पर वॉज इट हर की जगह हम लगाएंगे वॉज इट शी। वॉज इट शी हु सबमिटेड द फाइनल रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन। स्टेटमेंट नंबर 60. The audience are requested to be in its seat and stay away from the track. कलेक्टिव नाउन का रूल हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कलेक्टिव नाउन के रूल को देखा था कि कलेक्टिव नाउन जो है वो यूनाइटेड एक्शन को दिखाता है, और जब यूनाइटेड एक्शन होता है तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब जब हम इस सेंटेंस को एनालाइज कर रहे हैं, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैक, तो यहाँ पर हमें ऑडियंस के साथ वर्ब प्लूरल दिखाई दे रहा है, और क्योंकि ये किसी मैच की बात हो रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ऑडियंस को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि अपनी सीट में बैठे, तो लाजमी बात है कि ऑडियंस जो है वो कलेक्शन ऑफ पीपल होता है, और सारे के सारे लोग जो हैं वो एक सीट में नहीं बैठ सकते। तो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो एरर है वो पार्ट बी में एरर है। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन देयर सीट नाउ के इन देयर सीट्स। The audience are requested to be in their seats and stay away from the track. Statement number 61. If I was you, I would teach him a lesson. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे सबक सिखा देता। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम सब्जेक्टिव मूड में रखते हैं। ये जो सेंटेंस होते हैं वो हाइपोथेटिकल और अनरियल पास्ट के सेंटेंसेस को दिखाते हैं, कंडीशंस को दिखाते हैं। तो इन सेंटेंसेस में हम नॉर्मली एक चीज को चेंज करते हैं। यहाँ पर हम जनरली जहाँ पर आई के साथ वॉज लगाते हैं, ही के साथ वॉज लगाते हैं, तो यहाँ पर हमें वॉज की जगह पर वर्ड लगाना होता है। तो इस सेंटेंस में पार्ट ए में हम करेक्शन करेंगे, इफ आई वर यू आई वुड टीच हिम अ लेसन। स्टेटमेंट नंबर 62. One of the girls lost their way and started crying when she couldn't find the bus stop. लड़कियों में से एक लड़की ने अपना रास्ता खो दिया
ठीक है, तो यहाँ पर जो हम वन का यूज कर रहे हैं वो वन इनडेफिनेट प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर वन डेफिनेट न्यूमेरिकल प्रोनाउन है। यहाँ पर नंबर की बात कर रहा है, बहुत सारी गर्ल्स में से एक गर्ल ने अपना रास्ता खो दिया। तो हम पार्ट ए में जब देख रहे हैं तो हमें मालूम पड़ रहा है कि सब्जेक्ट जो हमारा वन है वो सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए जो हमें पोजेशन जो दिखानी होगी वो भी सिंगुलर दिखानी होगी। तो यहाँ पर हमें करेक्शन करनी होगी पार्ट ए में, देयर में। वन ऑफ द गर्ल्स लॉस्ट हर वे and started crying when she couldn't find the bus stop. Number 63. Myself and he will manage everything. ये सेंटेंस हम पहले भी कवर कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, जहां पर मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन जो कि माइसेल्फ होते हैं उनका इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के तौर पर नहीं करते हैं। जब हमें इंट्रोड्यूस करवाना हो खुद को तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। माइसेल्फ चूंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और एम्फेटिक प्रोनाउन भी होता है, पर दोनों किसी भी तरह में सब्जेक्ट का काम नहीं करते। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट की नीड है और माई सेल्फ का जो सब्जेक्ट होता है वो आई होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर हमें देखना होगा प्रोनाउन के रूल का, प्रोनाउन के ऑर्डर का रूल देखना होगा, 2 3 1 एंड 1 2 3। हमने ये पहले पढ़ा है कि अगर नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो वहाँ पर हम 1 2 3 लगाते हैं, और जहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट हो वहाँ पर 2 3 एंड 1 लगाते हैं। और ही जो यहाँ पर है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अगर कोई भी काम करने की बात आ रही हो, अगर वो पॉजिटिव काम हो तो वहाँ पर हम 2 3 एंड 1 जो है रूल को प्रेफर करते हैं। यहाँ पर क्योंकि काम पॉजिटिव है और हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही एंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई मौजूद है। तो यहाँ पर हम रूल जो लगाएंगे वो 3 एंड 1 लगाएंगे। ही एंड आई विल मैनेज एवरीथिंग। Statement number 64. None of his arms was wounded in the accident. एक्सीडेंट में उसकी कोई भी आर्म जख्मी नहीं हुई। हमने ये बेसिक रूल पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किया है कि नन का यूज होता है 0 आउट ऑफ मैनी के लिए, नीदर का यूज होता है 0 आउट ऑफ 2, और नन का और ईदर का यूज हम करते हैं 1 आउट ऑफ 2 के लिए, और एनी का यूज करते हैं 1 आउट ऑफ मैनी के लिए। तो एक बात तो बिल्कुल लॉजिकली क्लियर होनी चाहिए कि उसकी कोई भी आर्म जो है वो जख्मी नहीं हुई है, तो वो एक ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग्स की 2 ही आर्म्स होती हैं। तो वो एक सिंगुलर पर्सन है और उसकी 2 आर्म्स है और दोनों में से कोई भी जख्मी नहीं हुई है। तो हम जो यहाँ पर सेंस दिखाना चाह रहे हैं वो ये है कि 0 आउट ऑफ 2, दोनों में से कोई भी आर्म जख्मी नहीं हुई है। और 0 आउट ऑफ 2 दिखाने के लिए हम नीदर का यूज करते हैं, ना कि नन का यूज। तो यहाँ पर हमें पार्ट ए में करेक्शन करनी होगी। नन ऑफ हिज आर्म्स was wounded in the accident. Statement number 65. My house is farther than her. मेरा घर उससे दूर है। अब बहुत ही लॉजिकल सेंस में हम देखें तो ये हमें मालूम पड़ता है कि मेरा घर उसके घर से दूर हो सकता है, मेरा घर उससे दूर नहीं हो सकता है। जब मैं यहाँ पर पोजीशन दिखा रहा हूँ मेरा घर, तो मुझे अगला जो केस है वो भी पॉजिटिव ही लगाना होगा उसके घर के लिए। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट लगाया है हर, तो हमें करेक्शन करनी होगी कि मेरा घर उससे दूर नहीं है, मेरा घर उसके घर से दूर है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे माई हाउस इज फार्दर देन हर्स। ठीक है, और हर्स जो हम लगाएंगे वो विदाउट एनी एपोस्ट्रॉफी के लगाएंगे। एपोस्ट्रॉफी के साथ हम अगर एस का यूज करते हैं हर्स के साथ तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्शन होगी माई हाउस इज फार्दर देन हर्स। स्टेटमेंट नंबर 66. He is the person whom everyone thought has stolen the ring. ये वो इंसान है जिसके लिए हर किसी ने सोचा कि जिसने रिंग चुराई है। ये वो इंसान है जिसने रिंग चुराई है। अगर हम इजी वे में देखें, हम एवरीवन थॉट क्योंकि क्लॉज है जो कि कंप्लीट क्लॉज है, इसको आप फिलहाल डिस्कार्ड करके आप सेंटेंस को देखें कि ये वो इंसान है जिसने रिंग चुराई है। तो जिसने रिंग चुराई है वो सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो ही है। और जो हमारा होम जो यहाँ पर लगा पड़ा है वो ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है। तो चुराने वाला जो शख्स है वो सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पर हमें सब्जेक्टिव केस की नीड ही होगी, क्योंकि जो अगला जो हमारा पार्ट है सेंटेंसेस का वो सब्जेक्ट को ही डिफाइन कर रहा है। सब किसी ने सोचा कि उसने ही रिंग चुराई है। अगर उसने चुराई है तो मतलब इट वुड बी ही, और ही के लिए हम यहाँ पर हु का यूज करते हैं, ना कि हुम का यूज करते हैं। बहुत ही लॉजिकल सेंस में देखें कि जहाँ पर हमें सब्जेक्ट की नीड हो वहाँ पर हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन को लगाएंगे, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट की नीड हो वहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को लगाएंगे। और दूसरा अगर आप सेंटेंस को देखें
ही इज़ द पर्सन, ये वो इंसान है, ये वो शख्स है। ये सेंटेंस अपने आप में मुकम्मल है, ये क्लॉज जो है अपने आप में मुकम्मल है। और जो अगली क्लॉज है हैज़ स्टोलन द रिंग, इस क्लॉज में सब्जेक्ट की हमें नीड है। तो जब हमें सब्जेक्ट की नीड है तो वहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज़ करेंगे, हुम का यूज़ नहीं करेंगे। ही इज़ द पर्सन हु एवरीवन थॉट हैज़ स्टोलन द रिंग। स्टेटमेंट नंबर 67, आई कांट बिलीव एनीवन बट ही, मैं किसी का भी यकीन नहीं कर सकता सिवाय उसके। यहाँ पर जो बट का हमने यूज़ किया है वो बट एक कंजंक्शन नहीं है, यहाँ पर बट एक प्रीपोजिशन है। और जब बट प्रीपोजिशन है तो हमें बहुत ही बेसिक रूल को ध्यान में रखना होगा कि प्रीपोजिशन के बाद में हमें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगाना होता है। तो यहाँ पर हमें करेक्शन पार्ट सी में करनी होगी, आई कांट बिलीव एनी वन बट हिम। Statement number 68, the teacher gave the responsibility to Subhan and I without any instructions. टीचर ने मुझे और सुभान को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के। बहुत ही कॉमन रूल जो कि हमने पिछली सेंटेंस 67 में पढ़ा है कि बट एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में हमें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगाना होता है। तो इसी तरह पार्ट बी में हमारे एरर है, टू हमारा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में हमें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को यूज़ करना होता है। और हमने यहाँ पर आई को यूज़ किया है जो कि सब्जेक्ट टू प्रोनाउन है। तो हमें करेक्शन करनी होगी पार्ट बी में, ही द टीचर गेव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सुभान एंड आई की जगह पर सुभान एंड मी विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस। स्टेटमेंट नंबर 69, वन शुड फॉलो हिज ड्रीम्स विथ डेडिकेशन टू अचीव ग्रेट सक्सेस। ये भी हम रूल पहले प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, जहाँ पर मैंने बताया था आई मस्ट डू माई बेस्ट, यू मस्ट डू योर बेस्ट, ही मस्ट डू हिज बेस्ट। हमें जो सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से हमें पॉजिटिव केस को लगाना पड़ता है। तो इसी तरह यहाँ पर वन शुड फॉलो हिज ड्रीम की जगह पर वन शुड फॉलो वंस ड्रीम्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो वन के लिए हम पॉजिटिव यूज करेंगे वो वंस ही करेंगे। वन शुड फॉलो वंस ड्रीम्स विथ डेडिकेशन टू अचीव ग्रेट सक्सेस। Statement number 70, she is the girl whom he loves and whom he wants to marry her. इस सेंटेंस को हम पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं। शी इज द गर्ल, ये वो लड़की है, ये क्लॉज कंप्लीट है। whom he loves, जिससे वो प्यार करता है। he सब्जेक्ट, loves वर्ब, और वो किससे प्यार करता है, he loves her। और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की जगह पर जो हमने कनेक्शन दिया है वो हमने रिलेटिव प्रोनाउन whom का लगाया है। ये वो लड़की है जिससे वो प्यार करता है। एंड whom he wants to marry, और जिससे वो शादी करना चाहता है। he wants to marry, he wants to marry किससे शादी करना चाहता है, he wants to marry her, वो उससे शादी करना चाहता है। तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए whom फिर से लगा दिया है। she is the girl whom he loves and whom he wants to marry। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो रिपीटेटेड जो ऑब्जेक्ट का यूज है उसमें है। यहाँ पर लिखा हुआ है he wants to marry her, वो उससे शादी करना चाहता है। जहाँ पर जो हर का यूज है वो जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट जो हमने हर लगाया है वो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक थिंग है, तो हमें यहाँ पर हर को डिस्कार्ड करना होगा। शी इज द गर्ल whom he loves, ये वो लड़की है जिससे वो प्यार करता है। एंड whom he wants to marry, और जिससे वो शादी करना चाहता है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आज हमने अपने लेक्चर में 30 प्रोनाउन इरेडिटेशन के क्वेश्चन को देखा है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 40 प्रोनाउन के इरेडिटेशन के क्वेश्चन को समझा था। आज हमने 30 और किए हैं, अ टोटल ऑफ 70 हम कर चुके हैं। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो रिमेनिंग प्रोनाउन इरेडिटेशन के क्वेश्चंस होंगे उसे हम कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।